ओके, सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने क्या देखा था? हमने वोल्टेज रेगुलेशन के इनडायरेक्ट मेथड्स चालू कर दिए थे, ठीक है, जिसमें से हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट मेथड था फर्स्ट, दैट वाज सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, और ईएमएफ मेथड ये पढ़ लिया था डिटेलिंग। इस पे न्यूमेरिकल भी कर लिए थे हमने कि भाई ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ही मैक्सिमम न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बाकी मेथड्स में से कन्वेंशनल पेपर में अगर आपका पेपर आएगा तब उसमें आएगा, बाकी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ओके, तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड देख लिया था हमने। इसमें हमने क्या किया था कि हमारी जो आर्मेचर रिएक्शन है और लीकेज फ्लक्स है, दोनों को हमने क्या ट्रीट किया था? ईएमएफ, है ना। उनको हमने किस क्वांटिटी में कन्वर्ट किया था? ईएमएफ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? ईएमएफ मेथड था। और दूसरा ये मेथड क्या था हमारा? पेसिमिस्टिक मेथड था, निराशावादी, क्योंकि इसमें वोल्टेज रेगुलेशन आती है, बहुत ज्यादा आती है एक्चुअल से। तो आप हताश हो जाते हो कि भाई मशीन तो बहुत अच्छी नहीं है, वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा आ गया, है ना। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये एक हमें अपर लिमिट देती है वोल्टेज रेगुलेशन की, कोई मशीन की, मतलब इससे ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन तो हो ही नहीं सकता उस मशीन का। ओके, और शॉर्ट सर्किट रेशियो भी देख लिया था हमने, है ना। और वाई ईएमएफ मेथड इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक मेथड, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। और ये भी डिस्कस किया था कि भी सिंक्रोनस मशीन का जो एयर गैप है उसको हम ज़्यादा क्यों रखते हैं, है ना, स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओके, तो आज नेक्स्ट जो मेथड है हमारा है वो है एमएमएफ मेथड, है ना। एमएमएफ मेथड, इसका मतलब ये है कि देखो क्या डिफरेंस है। आर्मेचर रिएक्शन और जो लीकेज था, एक्स ए आर दैट इज आर्मेचर रिएक्शन, और एक्स ए एल दैट इज आवर लीकेज रिएक्टेंस, इन दोनों को हमने ईएमएफ में कन्वर्ट किया था। ओके, बट अब हम ओरिजिनली आर्मेचर रिएक्शन और लीकेज को दोनों को किस क्वांटिटी में रखेंगे? ही एमएमएफ के फॉर्म में, है ना। एमएमएफ के फॉर्म में रखेंगे। तो अगर उस इक्वेशन को अगर हम एमएमएफ के फॉर्म में रखते हैं तो जो वोल्टेज रेगुलेशन उससे हम जो निकालेंगे, दैट दैट मेथड इज कॉल्ड एमएमएफ मेथड, ठीक है। तो इन एमएमएफ मेथड बोथ आर्मेचर रिएक्शन एंड लीकेज आर कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ एमएमएफ इंस्टेड ऑफ ईएमएफ, ठीक है। ये इक्वेशन देखी थी हमने, EF इज इक्वल टू VT प्लस IARA प्लस JIAXL प्लस JIAXR, ये देख चुके हैं पूरा, है ना। फिर मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई EAL, व्हाट इज EAL? दी वोल्टेज इंड्यूस्ड ड्यू टू या फिर वोल्टेज ड्रॉप इन लीकेज, वो फ्लक्स से लैग करेगा करंट, सॉरी, जो भी आपकी फ्लक्स है, फ्लक्स तो करंट के डायरेक्शन में होगी, तो उससे लैग करेगा, इसलिए माइनस जे आ जाता है यहाँ पे, है ना। तो इसको मैं रीअरेंज करके ये भी लिख सकता हूँ, माइनस EAL इज इक्वल टू JIXL, है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस EAL लिख सकता हूँ। ऐसे ही आर्मेचर रिएक्शन की, व्हाट इज दिस? ER, दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो ये भी माइनस JIXR क्यों आएगा? ये भी बता चुका हूँ आपको, लैग करता है ना। तो माइनस 90 डिग्री आएगा लैग के लिए, इसलिए माइनस जे। तो इसको अगर JIXR को लिखना होगा तो माइनस ई आर लिख दूंगा सीधे। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा है मैंने। ओके, बट अभी भी ये किस फॉर्म के अंदर है? ईएमएफ के फॉर्म में है ना। मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? आपका एमएमएफ के फॉर्म में। ये इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट है, किससे? आपके ईएमएफ मेथड से। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आपका जो फ्लक्स है, बेसिकली हमने आर्मेचर रिएक्शन किसकी वजह से हो रहा है? आर्मेचर फ्लक्स की वजह से, है ना। आर्मेचर रिएक्शन, तो अगर आर्मेचर फ्लक्स को ही तो हम बेसिकली किस में रिप्रेजेंट करते हैं? एमएमएफ के अंदर, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू दैट करंट, आर्मेचर करंट, यही तो है। तो हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया किसके? ईएमएफ के फॉर्म में। तो ये ज्यादा एक्यूरेट होगा अगर एमएमएफ के फॉर्म में लेते हैं हम तो, ठीक है। नाउ दूसरा, हम इसको फिर से मशीन को क्या मान रहे हैं? अनसैचुरेटेड, है ना। तो पूरी डेरिवेशन जो भी होगी ये मेथड वर्ड में, वो अनसैचुरेशन, मतलब मशीन सैचुरेट नहीं कर रही, लीनियर है। जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ा रहे हैं ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। ओके, तो अगर वो अनसैचुरेटेड है, इसका मतलब रिलेक्टेंस मेरा क्या है? कांस्टेंट। अगर रिलेक्टेंस कांस्टेंट है तो इंड्यूस ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगी? फ्लक्स पे, है ना। रोटर की फ्लक्स पे जो डीसी वाइंडिंग एक्साइट कर रही है, और वही फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगी? फील्ड एमएमएफ के, एफ, है ना, फ्लक्स। और उसी को हमने एमएमएफ कहा है, एमएमएफ, है ना। इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर टर्न्स। ओके, नाउ अब अगर ये फील्ड फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू दैट एमएमएफ, तो इसको मैंने क्या लिख लिया? माइनस जे के एफ। व्हाट इज दिस? जे, माइनस जे क्यों लिखा है? क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ EF विल बी लैगिंग द फ्लक्स,
फ्लक्स के लैग करता है, ये हम जानते हैं। अगर फ्लक्स इस डायरेक्शन में फाई, तो ये नीचे डायरेक्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, है ना। ये लैग कर रहा है ईएफ। ओके, तो ये तो हम देख चुके हैं। नाउ ओके, माइनस जे, और के क्या है मेरा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना। तो ये ईएफ आ गया। नाउ अब हमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को से दिस, इस पूरी इक्वेशन को माइनस जे के से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, एमएमएफ का। तो देखो ईएफ को अगर मैं माइनस जे के से डिवाइड करूं, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, देखो इसका यूनिट आ जाएगा एफ। एफ क्या है मेरी, एमएमएफ। तो मैं अगर इस पूरी इक्वेशन, वोल्टेज है यानी वोल्टेज को अगर माइनस जे के से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, तो पूरी किस में आ जाएगी, कौन सी यूनिट में आ जाएगी, एमएमएफ में। सी दिस, तो मैंने पूरी इक्वेशन को माइनस जे के से डिवाइड किया। ओके, अब ये क्या कहलाएगी, ईएफ। ये मेरी एफएफ कहलाएगी, है ना, इंड्यूस वोल्टेज की एमएमएफ, है ना, ईएफ के। और दिस वीटी प्लस आई ए आर, वीटी प्लस आई ए आर क्या है, इसका जो इसकी वजह से जो रिजल्टेंट ईएमएफ होगी, वो उसको हमने ई आर वन कह दिया सपोज, है ना। ई आर वन इज द रिजल्टेंट वोल्टेज ड्यू टू वीटी प्लस आई ए आर। तो ई आर वन से जो एमएमएफ प्रोड्यूस होगी, या फिर मैं कह रहा हूं जिस एमएमएफ से ई आर वन प्रोड्यूस होगा, उसको हमने एफ आर वन बोल दिया। सी दिस। अब आप देख रहे होगे कि ये कोई एमएमएफ थोड़ी है, कोई इंड्यूस वोल्टेज थोड़ी है। वीटी मेरी टर्मिनल वोल्टेज है, और आई ए इंटू आर ए तो क्या है मेरा, आर्मेचर रेजिस्टेंस के अंदर ड्रॉप है। तो बेसिकली हम इसको क्या कर रहे हैं, कोई इस एफ आर वन से ये कोई इंड्यूस वोल्टेज थोड़ी हो रही है, ये तो एक फिक्शियस पैरामीटर है ना, ध्यान रखना। हाँ, इस फील्ड से ये इंड्यूस ईएमएफ हो रही है, हम जानते हैं। ठीक है, तो ई आर वन इज वी टी प्लस आई ए आर, और इस ई आर वन से ई आर वन किससे इंड्यूस हुआ, एफ आर वन से, दैट इज एफ आर वन इज दी एम एम एफ। माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ई ए एल अपॉन जे के, ये क्या है आपका, इंड्यूस वोल्टेज ड्यू टू लीकेज, या वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लीकेज। तो इसको अगर एमएमएफ में डिवाइड करें, एमएम में कन्वर्ट करेंगे, तो एफ ए एल। ओके, एफ ए एल मेरा क्या है, लीकेज एमएमएफ। सिमिलरली एफ ए आर क्या होगा मेरा, आर्मेचर एमएमएफ। ओके, तो अब आपके पास क्या बन गया, ये इक्वेशन आ गई। अब देखो ये पूरी इक्वेशन किस फॉर्म में है, एमएमएफ के फॉर्म में है ना। अब इससे हम निकालेंगे आपका वोल्टेज रेगुलेशन। कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले देखो, एफ एफ है इज इक्वल टू, ये तो निकालना है इंड्यूस ईएमएफ, फिर इंड्यूस सॉरी आपका रिजल्टेंट एमएमएफ। ओके, फील्ड एमएमएफ, दैट विल बी इक्वल टू एफ आर वन माइनस एफ ए एल प्लस एल। तो अब ये कैसे निकालोगे, पहले चलो इसका वो डायग्राम बना लेते हैं, फेजर डायग्राम। देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले वीटी लिया है टर्मिनल वोल्टेज, ये तो मुझे पता होगा, मेरे पास होगा, और उसके अक्रॉस कोई ना कोई लोड लगा होगा। तो वीटी अगर कोई जो लोड लगा होगा उसका पावर फैक्टर दे रखा होगा, तो मैंने वीटी से लैगिंग लोड ले लिया 5। देखना ढंग से फेजर डायग्राम समझना, है ना। वीटी से मैंने लैगिंग लोड ले लिया, ये रहा आई ए, है ना, ये ब्लैक कलर वाला, और ये 5 एंगल है। ओके, दिख रहा है आपको। नाउ अब क्या करेंगे हम, वीटी के अंदर आप क्या ऐड कर रहे हो, आई ए आर ए। आई ए आर ए तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप सेम फेज में होगा, तो आई ए आर ए सेम में होगा, तो वीटी में आई ए आर पैरेलल में यहाँ पे मैंने लगा दिया सी दिस। अब वीटी प्लस आई ए आर ए क्या कहलाएगा, ई आर वन, मैंने अभी बताया आपको। तो देखो ये ब्लू वाला ई आर वन हो गया। अब मुझे बताओ ई आर वन आ गया, तो मेरे पास एफ आर वन आ सकता है ना। एफ आर वन किसकी वजह से होता है, फ्लक्स, है ना, फाई आर वन। तो अब आप जानते हो कि भाई अगर आपके पास ई वोल्टेज आ गई, कोई भी ई वोल्टेज होगी, तो फ्लक्स किस डायरेक्शन में होगा, इससे लीड करेगा 90 डिग्री। आप उल्टा भी बना, आप हम अभी तक उल्टा बना रहे थे, ये फ्लक्स बन गया। अब इस फ्लक्स से एमएमएफ से लैग करता है ईएमएफ, ऐसे ही बना सकते हो। या फिर मैं कह सकता हूं एमएमएफ लीड्स द इंड्यूस वोल्टेज, है ना, ये कह सकते हो आप। तो वही किया मैंने यहाँ पे, देखो अब ई आर वन है, ई आर वन से लीड करेगा कौन, एफ आर वन। देखो ये एफ आर वन का कितना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बना दिया मैंने। ओके, नाउ अब ई आर वन और आई ए को मैंने रेफरेंस माना है ना, तो इनके बीच में जो एंगल आएगा दैट इज अल्फा, है ना। ई आर वन और आई ए के बीच में जो एंगल है वो अल्फा कह दिया मैंने, और फाई तो क्या है आपका पावर फैक्टर एंगल है वी टी और आई ए में। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एफ एफ,
है ना, इंड्यूस वोल्टेज का जो था उसका एमएमएफ, ये निकालना है। तो आप देख रहे हो FR1, FR1 तो इस डायरेक्शन में, अब माइनस FAL प्लस FAR, FAL प्लस FAR किस डायरेक्शन में होंगे, IA के डायरेक्शन में होंगे, ये रहा बना दिया मैंने IA के डायरेक्शन में, यही होंगे। अब FR1 में क्या ऐड करना है, माइनस FR, माइनस का मतलब नीचे होगा ये, तो इसको एज इट इज पैरेलल यहां ले जाऊं मैं, ये नीचे ले गया मैं, है ना, ये क्या कहलाएगा, FAR प्लस FAL। ओके, अब रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट क्या कहलाएगा, FF, ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो अब ये मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी यहाँ पे, मेरे पास मुझे किसका रिजल्टेंट निकालना है, पैरेललोग्राम लॉ से मुझे रिजल्टेंट निकालना है इस चीज का। देखो मेरे पास FR1 है, ये रहा FR1, मेरे पास FAL प्लस FAR है, ये रहा। अब इसका रिजल्टेंट कहीं यहां आएगा, तो ये कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला है सीधे, FF विल बी FR1 का होल स्क्वायर, दिस क्वांटिटी, अगर ये A है ये B है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ एंगल, एंगल थीटा मान लो आप, का हाफ। ये पैरेललोग्राम लॉ में आपने पढ़ा होगा, वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, है ना। सी दिस, क्या यूज किया, मेरा ए क्या है, मेरा FR1, ये रहा FR1, ओके। बी क्या है, FAR प्लस FAL, ये रहा FAR प्लस FAL का होल स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2A FR1, बी क्या है, दिस कॉस ऑफ दैट एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है वो देखो, अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, ये कितना एंगल है 90, और ये वाला एंगल कितना है अल्फा, तो 90 प्लस अल्फा, कॉस 90 प्लस अल्फा, कॉस 90 प्लस अल्फा क्या होता है, ये माइनस आएगा यहाँ पे, है ना, तो कॉस 90 प्लस अल्फा क्या होता है, माइनस साइन अल्फा, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री लॉ। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो फाइनल जो फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास वो ये आया, FR1 का स्क्वायर प्लस FAR प्लस FAL का होल स्क्वायर प्लस 2FR1 इंटू FIR प्लस FAL साइन अल्फा का हाफ रूट, है ना। तो अब मुझे अगर FF मिल कैसे निकालोगे, FF निकालना है, तो FF निकालने के लिए दो तरीके हैं, मतलब क्या क्या क्वांटिटी चाहिए मुझे, एक तो ये चाहिए FR1 चाहिए, FR1 चाहिए, है ना, दूसरी क्या चाहिए FAR प्लस FAL चाहिए, तीसरी क्या क्वांटिटी चाहिए मुझे, ये अल्फा चाहिए, ये रहा अल्फा, है ना। तो ये कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, ठीक है, वही देख रहे हैं एमएमएफ मेथड में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अल्फा कैसे निकालोगे, अल्फा आपको कोई ना कोई लोड दे रखा होगा, है ना, सपोज जो भी लोड दे रखा है, और मैंने रेफरेंस किसको माना है, IA को माना है ना, तो कोई आपको दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर लोड दे रखा है, पावर फैक्टर एंगल दे रखा होगा, ऑब्वियस है, तो VT को क्या लिख सकता हूं मैं, VT फाइव लिख सकता हूँ, IA को तो मैंने क्या लिया है, IA एंगल 0 लिया है ना, पावर फैक्टर 5, ये तो आ जाएगा मेरे पास लोड की वजह से, VT5 आ गया। अब ER1 कैसे कैलकुलेट होगा, ER1 कैलकुलेट होगा, देखो VT है ना, ये रहा VT एंगल 5 प्लस IA इंटू RA, IA का एंगल तो 0 डिग्री है। अब इन दोनों का अगर हम वेक्टर सम करेंगे तो कुछ आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, कुछ ना कुछ एंगल आएगा, दैट एंगल इज कॉल्ड अल्फा, यहां से आएगा ये, है ना। IA को हमने रेफरेंस मानना है, तो ये मेरा अल्फा आ गया यहाँ से, समझ में ना अल्फा कैसे आया, ऐसे कैलकुलेट होगा कि भाई मुझे लोड तो पता है, तो लोड अगर उसने कहा है कि भाई 9 आपका पॉइंट या फिर मैं कहूँ 45 डिग्री लैगिंग है ना, तो VT ऑब्वियस VT है 45, अगर मैंने IA को माना है 0 डिग्री, तो ये 45 डिग्री प्लस हो जाएगा, तभी तो करंट लैग कर रहा है 45 से, समझ में आ गया ना, ये 45 आएगा प्लस IA इंटू RA, IA तो रेफरेंस 0 डिग्री है, तो ये इन दोनों का समेशन कुछ ना कुछ आएगा, एक्स एंगल अल्फा, दैट अल्फा इज दिस, ओके, ऐसे कैलकुलेट कर लोगे आप। Okay, so in this method we do not directly derive the induced EMF, directly induced EMF directly derive नहीं कर रहे हैं हम, किससे derive कर रहे हैं, उस induced EMF किसने प्रोड्यूस किया, उस फ्लक्स ने, उस MMF ने, that MMF is called FFF, है ना। इससे क्या इंड्यूस हुआ, इस MMF ने, इस फ्लक्स ने क्या इंड्यूस किया, EF, है ना। तो हम उल्टा चल रहे हैं, मेन जो जड़ थी कि भाई पहले फ्लक्स प्रोड्यूस होगी तभी तो EMF प्रोड्यूस होगा, तो हम यही कैलकुलेट कर रहे हैं पहले, है ना।
But we try to find field MMF. In this method, we do not directly derive the induced EMF, but we try to find field MMF by the use of FR1. See this FR1, FAR plus FAL, है ना, oriented at an angle 90 plus alpha. Okay, so this angle alpha can be determined by finding the voltage ER1 and VT. ER1 from VT, this यहाँ से, and then we only need FR1 and FAR plus FAR. अल्फा एंगल तो आ ही गया आपके पास. अब हमारा मेन बचा है FR1 और FAR प्लस FAL कैसे निकालो, तो वो निकाल लेते हैं. उसकी स्टेप्स हैं. दीज आर द स्टेप्स. मैं एक ग्राफिकल बताऊंगा आपको पहले, एक एक स्टेप बताऊंगा कैसे एमएमएम मेथड. सबसे पहले प्लॉट ओसीसी एंड एससीसी. ये देखो ओसीसी या फिर एसएससी में एक कोई भी कर सकते हो. ओसीसी तो प्लॉट करना ही है. दूसरा आप एसएससी प्लॉट कर लो, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर लो, या जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर लो, कोई भी है ना. तो हम ZPFC प्लॉट कर रहे हैं. क्यों? ZPFC आपका ओसीसी और ZPFC एक साथ बन जाते हैं. याद, अगर आपको याद होगा तो ये ओसीसी था और ZPFC इसके पैरेलल में था. अगर याद आया आपको, मैंने कहा था कल कि भाई आपको ये ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार पढ़ के आना, है ना. तो एक ही ग्राफ में बन जाएंगे तो इजी होगा हमारे लिए. ठीक है, ये प्लॉट कर लिया. सपोज हमने ओसीसी और ZPFC प्लॉट कर लिया. ओके, नाउ फाइंड ER1 प्लस ER1 इज इक्वल टू VT प्लस IRA एंड अज्यूम ER1 आ जाएगा. कैलकुलेट कहां से? यहां से. ये आ गया. और क्या अज्यूम किया, ये इंपॉर्टेंट है. OCC गिव्स करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ER1 एंड FR1. देन फाइंड FR1 यूजिंग OCC. OCC किसके बीच में बनता था, अगर याद है आपको? OCC बनता था VOC और यहाँ पे IF था फील्ड, या इसको मैं F भी लिख सकता हूँ, MMF, फील्ड फ्लक्स और MMF, है ना, एक ही डायरेक्शन में होंगे इसलिए. सी दिस. तो ये हमने प्लॉट कर लिया. देखो ये VT, ये IF और आपका MMF, ये मैंने ब्लू कलर वाला OCC प्लॉट कर लिया. कर लेंगे इसके लिए कैसे प्लॉट करना है आप जानते हो. ओके, अब उससे हमने क्या, वो प्लॉट करने आ गया. ठीक है, अब देखो हम करना है क्या, हमें इसके पैरेलल में इसी में ही इसका फेजर डायग्राम बना रहा हूँ उसी लेंथ का. ये VT बनाया. और सबसे पहले बात मैंने क्या कहा था कि आपको एक्चुअल जो लोड है ना, MMF इनडायरेक्ट मेथड्स हैं कि भाई जो एक्चुअल लोड है वो उतना कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो अब अगर सपोज जो जिस लोड के लिए हम वोल्टेज रेगुलेशन निकाल रहे हैं, सपोज उसका जो रेटेड करंट है वो 3 एम्पियर है उस लोड का, है ना. तो अब हम क्या करेंगे, उतना लोड तो कनेक्ट नहीं करेंगे. उसकी जगह उसके इक्विवेलेंट हम क्या कर लेंगे, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड कनेक्ट कर देंगे. और उस इंडक्टर की वैल्यू, प्योर इंडक्टर होगा, उसकी वैल्यू इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि वो कितना करंट फ्लो करवाए, 3 एम्पियर. समझ में आया एकदम उसके इक्विवेलेंट. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, कनेक्ट ए ZPF लोड टू द अल्टरनेटर दैट ड्रॉज द डिजायर्ड IA. जिस करंट पे आपको वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना है. ध्यान समझ में आया ना, हमने एक्चुअल लोड नहीं कनेक्ट किया, हमने वो लोड कनेक्ट किया अगर उस लोड को हम एक्चुअल कनेक्ट करते हैं तो कितना रेटेड करंट फ्लो करेगा, सपोज 3 एम्पियर. तो उसकी जगह हमने क्या किया, उस लैगिंग लोड की जगह हमने प्योर जेड पावर फैक्टर लोड कनेक्ट कर दिया, क्योंकि इस कम लोड पे ये इतना करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, उतना है मैक्सिमम, उतना हाई लोड लगाने की जरूरत नहीं है ना. ओके, अब वो कनेक्ट किया. ठीक है, और उस पे हमने प्लॉट किया तो VT बना दिया. अब अगर जेड पावर फैक्टर लोड है यानी प्योर लैगिंग है, तो करंट क्या करेगा, अगर लैगिंग लोड था तो उसका देखो ये फाई एंगल लैग कर रहा था, बट अब प्योर लैगिंग है तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री. तो यहां बनेगा सीधे, है ना, IA यहां बना 90 डिग्री. क्यों बना बता दिया मैंने आपको. अब VT में क्या ऐड करो, IARA, ये जानते हो आप. VT प्लस IARA ये क्या कहलाएगी, ER1. तो ये बना देते हैं ER1. IA प्लस IAR इसके फेज में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, IARA बना दिया और इसका रिजल्टेंट ER1 हो गया. ओके, नाउ ER1 बन गया तो FR1 बन जाएगा. ये रहा FR1 बन गया भाई. ओके, FR1 बन गया. अब हम जानते हैं FR1 में से FAL को और प्लस FAR को माइनस करेंगे तो FF मिलेगा मुझे. तो देखो यहाँ पे FAR प्लस FAL तो इस डायरेक्शन में होगा, करंट के डायरेक्शन में होता है. अब इसका माइनस का मतलब इस डायरेक्शन में, तो देखो इस डायरेक्शन में पैरेलल यहाँ पे मैंने कर दिया इसको, FAR प्लस FAL. इसका रिजल्टेंट ये ब्लैक वाला FF होगा, है ना. ओके, ये समझ में आया फेजर डायग्राम.
ओके, ये वाला समझ में आ गया, ठीक है। अब आपका वीटी और आईए, अब इसी के पैरेलल में इसको आगे बनाया मैंने ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो सी, ये आ गया फाइंड ई आर वन प्लस वीटी प्लस आई ए आर। अब इस वीटी से या फिर वीटी और ई आर वन का ले लूंगा मैं यहां से। ई आर वन को कौन प्रोड्यूस करेगा, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एफ आर वन कैलकुलेट करना है। तो हम वो कहां से कैलकुलेट करेंगे, ओसीसी। और मैंने अज्यूम किया है कि ओसीसी करेक्ट रिजल्ट देगा, अज्यूम अजम्पशन है ये, है ना, आइडियल अजम्पशन है। तो वीटी यहां से मैंने उतने ही लेंथ का, वीटी लेंथ का या ई आर वन लेंथ का यहाँ पे मैंने एक पॉइंट गिराया और इस पॉइंट को मैं कहा लेके गया, ओसीसी पे। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, मेरा ई आर वन। अब कह रहे होगे सर ये तो ई आर नहीं है, तो वीटी है। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं इसके अंदर, जो कि होता है अज्यूम आर ए इज वेरी मच स्मॉल। अगर आर ए अगर स्मॉल है, जीरो है, तो आई ए आर ए ड्रॉप होगा क्या, नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं वी टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ई आर वन, है ना, कह सकता हूं आराम से, वी टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ई आर वन। ये बना लिया, ओके। तो अब ये वाला मैंने क्या मान लिया, वीटी की जगह ई आर वन माना है। अब ये ई आर वन है वोल्टेज। अब इस ये वी आर वन ने किस कौन सी फ्लक्स ने प्रोड्यूस किया, वो आप नीचे देखो, यहाँ पे देख लो, दिस इज दी एफ आर वन। ये तो फील्ड और एमएमएफ था ना, ठीक है। तो इस ग्राफ से क्या दिया मुझे, ओसीसी ने क्या दिया, यहां से मैंने जो प्लॉट किया था, मेरा जो ई आर वन आया था, है ना, वहां से मुझे एफ आर वन दे दिया, किसने, ओसीसी ने। समझ में आ गई, ठीक है। अब ये तो मिल गया मुझे, ओके, ये तो मिल गया मुझे। अब मुझे क्या करना है, एफ आर वन भी मिल गया इस इक्वेशन के अंदर। देखो आपको कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये एफ आर वन भी मिल गया मुझे, एफ ए आर प्लस एफ ए एल भी चाहिए। तो देखो अगर ये दोनों मिल गए तभी तो एफ एफ आएगा। तो अब एफ ए आर प्लस एफ ए एल कहाँ से मिलेगा, वो देखो, एफ ए आर प्लस एफ ए एल कहाँ से मिलेगा, इसी डायग्राम में देखो। अब मैंने इसी को एक्सटेंड कर दिया, कहाँ पे, अब ये कट किसको करेगा, जेड पी एफ को कट करेगा, कौन सा, ई आर वन। अब इसका जो ये कट करेगा दैट इज एफ एफ, है ना, एफ एफ। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये तो एफ एफ आ ही गया ना, हम क्यों निकाल रहे हैं इससे एफ एफ, ये आ गया डायरेक्ट, नहीं। ये एफ एफ किस पे है, पर्टिकुलर लोड पे, अल्फा सॉरी फाई एंगल पे। सपोज उसने कह रखा है 70, आपका 45 डिग्री या 0.8 लैगिंग, उसके लिए 70 डिग्री से होता है, ठीक है। तो वो लैगिंग लोड है कुछ ना कुछ, है ना, पर्टिकुलर लोड पे। तो उसके लिए एफ एफ निकालना है। जबकि अगर ये मेरा एफ 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 क्या आया, ये मेरा प्योर जेड पी एफ लोड के लिए आया। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये एफ एफ किसका है, जेड पी एफ लोड का। और मुझे तो किसका निकालना है, पर्टिकुलर जो भी मेरा लोड है, एक्चुअल लोड है ना, लैगिंग लोड है। वो आपका 90 60 डिग्री लैगिंग हो सकता है, 45 डिग्री लैगिंग हो सकता है, 30 डिग्री लैगिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो ये ध्यान रखना। तो एफ एफ आ गया, अब एफ एफ आ गया, एफ आर वन आ गया। तो ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी भाई, यहाँ पे देखो कहाँ गई ये, हाँ, एफ एफ आ गया, एफ आर वन आ गया। इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं इस एफ आर वन को इधर लेके गया, एफ एफ माइनस एफ आर वन क्या मिल जाएगा, एफ ए एल प्लस एफ ए आर। तो देखो यही तो किया मैंने इस डायग्राम में, देखो एफ एफ कहां तक था, यहां था, इसमें से अगर मैंने एफ आर वन माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, एफ ए आर प्लस एफ ए एल। यानी ये डिस्टेंस मैं नोट डाउन कर लूंगा, ये किसके बराबर होगा, आर्मेचर रिएक्शन और लीकेज फ्लक्स के समेशन के एमएमएफ के बराबर। तो मेरे पास ये आ गया, एफ ए आर भी आ गया, एफ ए एल भी आ गया, ओके। बस इसको मैं कहां पुट करूंगा, इस इक्वेशन में पुट करूंगा, और क्या आ गया, एफ एफ आ गया। अब एफ एफ आ गया तो पर्टिकुलर उस एफ एफ पे, सपोज जो मेरा लैगिंग लोड का एफ एफ था वो कहीं यहां पे आया, तो अब मैं उसको ओसीसी पे प्लॉट करूंगा, सपोज ये आया, उसके रिलेटेड यहाँ पे मुझे इंड्यूस वोल्टेज आ जाएगी, ई एफ। अब ईएफ आ गया, तो ईएफ माइनस रेटेड वोल्टेज डिवाइडेड बाय वीटी, क्या आ गया, वोल्टेज रेगुलेशन। समझ में आया। तो वोल्ट हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को पहले एमएमएफ में कन्वर्ट किया, फिर ओसीसी से हमने इंड्यूस वोल्टेज निकाली और फिर वोल्टेज रेगुलेशन निकाला। तो ये स्टेप्स यहाँ पे देखो लिख रखी है, फाइंड ER1 plus VTA plus IRA, assume OCC give correct relation between ER1 and FR1, then find FR1 using OCC। ये फाइंड कर लिया हमने, इस ER1 से FR1 फाइंड कर लिया। फिर फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ IA, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ IA,
जिस लोड के लिए। फाइंड एफ ए आर प्लस एफ ए एल यूजिंग एस एस सी और यूजिंग जेड पी एफ सी। तो हमने जेड पी एफ सी का यूज किया यहाँ पे और उस एफ एफ को एफ आर वन माइनस किया, यानी ये नोट डाउन किया, तो एफ ए आर प्लस एफ ए एल आ गया। नाउ फाइंड एफ एफ एफ, जो एफ एफ आया कहां से, इस कैलकुलेशन से, इसमें पुट करके उस एफ एफ को हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। सपोज वो एफ एफ यहाँ पे आया और उस पे ओसीसी से EF निकाल लेंगे। फाइंड EF यूजिंग द इक्वेशन डिस्क्राइब्ड एंड फाइंड करस्पॉन्डिंग EF फ्रॉम OCC टू फाइंड द वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, ओके। अब मैंने इसमें लिख रखा डू नॉट कंसिडर दिस एफएफएफ शोन इन द फिगर। ये एफएफ नहीं हुआ, समझ में आ गया ना, ये तो सिर्फ ZPF एक्साइटेशन की वजह से है और हमारा जो एक्चुअल लोड अलग है ना, ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे लिख रखा है मैंने। ओके, अब दूसरा आप कह रहे हो कि एसएससी से कैसे निकालोगे। एसएससी में सिंपल था, एसएससी से एफ ए आर प्लस एफ एल निकलता था। कैसे, आई ए और आई एफ के बीच में ग्राफ था, लीनियर था। उस पर्टिकुलर लोड ले लो जिस लोड करंट के लिए आप वोल्टेज रेगुलेशन निकालना चाहते हो, उस पे हमने ये ले लिया और ये यहाँ पे ये जो नोट आया ये एफ ए आर प्लस एफ ए एल है। ओके, तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, आप ZPF का यूज करो तो हो जाता है। ओके, बट अब ये तो निकल गया वोल्टेज रेगुलेशन एंड दिस इज मोर एक्यूरेट देन EMF मेथड। ठीक है, बट इसके ये भी वो हमारा EMF मेथड क्या था, अपर लिमिट देता था, पेसिमिस्टिक मेथड था। अब वोल्टेज रेगुलेशन जो वैल्यू आई वो सबसे मिनिमम आती है, बहुत कम आती है। सपोज इसका कोई मशीन का वोल्टेज रेगुलेशन, एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन है 15%। ठीक है, तो EMF मेथड ने जो इसकी वोल्टेज रेगुलेशन बताई वो दी इसकी 25%। तो आप तो क्या हो गए, नाखुश हो जाओगे, यार मशीन खराब है ना, 15% उसका एक्चुअल है। तो दिस इज पेसिमिस्टिक मेथड। और वोल्टेज रेगुलेशन ये आपके कौन सा बात कर रहा हूं, MMF मेथड से जो वोल्टेज रेगुलेशन निकाला वो निकला 11%। तो आप तो खुश हो गए कि यार इसका एक्चुअल इसका कितना था 15%, बट आया कितना कम आया 11% MMF मेथड से। तो आप तो खुश हो गए, ऑप्टिमिस्टिक हो गए, आशावादी हो गए कि यार ये मशीन तो अच्छी है ना। बट अभी भी आप क्या, एक्यूरेसी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी कितना, 4% का गैप है, यहाँ पे 10% का गैप है। सो MMF मेथड इज मोर एक्यूरेट देन दिस EMF मेथड। बट तो मैं कह सकता हूं कि MMF मेथड सबसे लीस्ट वैल्यू वोल्टेज रेगुलेशन की देता है ना। तो ये लोअर लिमिट देता है MMF मेथड और EMF मेथड अपर लिमिट देता है। ओके, तो आप अब कहोगे कि भाई सर ये तो ऑप्टिमिस्टिक मेथड है और ये पेसिमिस्टिक मेथड है, समझ में आ गया ना। इससे आशा दी कि भी ये मशीन है, तो यहाँ पे लिख रहा, तो अब कहोगे कि ये भी इसकी भी एक्यूरेसी कम, मतलब ज्यादा अच्छी नहीं है। तो अब मोर एक्यूरेट मेथड कौन सा आएगा इन दोनों के बीच का, दैट इज कॉल्ड ZPF मेथड, जीरो पावर फैक्टर मेथड और पोर्टियर मेथड, पोर्टियर ट्राइंगल मेथड है ना। इसकी एक्यूरेसी इन दोनों से ज्यादा है। सपोज उसकी मैंने मान ली वो आ रही है 13%। ओके, 13% आ रही, तो वो मोर एक्यूरेट है। चलो, तो वो पढ़ते हैं जीरो पावर फैक्टर, जो तीसरा मेथड है ना। ओके, अब यहाँ पे लिख रखा है EF मेथड इज पेसिमिस्टिक मेथड दैट गिव्स वोल्टेज रेगुलेशन हायर देन द एक्चुअल वैल्यू, whereas MMF method is an optimistic method that gives voltage regulation less than the actual value, है ना, लेस देन बताया मैंने आपको। नाउ पोर्ट्रेट ट्रायंगल इन दोनों का बीच में, अब मैंने क्या कहा था, आर्मेचर रिएक्शन था EAR। ZPF में हम क्या कर रहे हैं ध्यान रखना, आर्मेचर रिएक्शन था और एक लीकेज आपका रिएक्टेंस था, है ना। उसकी वजह से ये आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप थी और ये लीकेज वोल्टेज ड्रॉप थी। इसको EMF मेथड में हमने किस में रखा था, EMF में, जो कि रखा था। और MMF में हमने किस में कन्वर्ट किया इन दोनों को, MMF के फॉर्म में, है ना। इसको FAR लिखा मैंने और इसको FAL लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूं, आर्मेचर रिएक्शन को जीरो पावर फैक्टर मेथड या पोर्ट्रेट ट्रायंगल मेथड में आर्मेचर रिएक्शन को तो किस में चेंज कर रहा हूं, MMF में, और बट लीकेज को किस में रख रहा हूं, वोल्टेज में, EMF में। ओके, तो इस मेथड में हमें जो एक्यूरेसी मिली वो ज्यादा अच्छी मिली। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, पोर्ट्रेट ट्रायंगल कंसीडर लीकेज एज वोल्टेज ड्रॉप, इसको हमने वोल्टेज ड्रॉप में लिखा लीकेज को, एंड आर्मेचर रिएक्शन इज इन टर्म्स ऑफ MMF, हेंस इट गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट देन बोथ EMF एंड MMF मेथड। तो देखो ये इक्वेशन हमने फिर से पढ़ी थी, EF इज इक्वल टू VT प्लस IARA प्लस JIA XL प्लस JIA XAR। ओके, अब इसको VT प्लस IA JIA XL लिखा,
इसको तो ये जीआई एक्सएल को हमको किस में रखना था, ईएमएफ में, तो एज इट इज रखा। इसको हम क्या लिख सकते थे, प्लस जीआई एक्सआर को माइनस ईएआर लिख सकते थे। क्यों, लैगिंग कर रही है, बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। ओके, इसको रीअरेंज करते हैं, माइनस जेके से डिवाइड करते हैं एमएमएफ कन्वर्ट करने के लिए एक बार, माइनस जेके वीटी प्लस आईएआरए प्लस जेआईए एक्सएल माइनस जेके, तो ये तो क्या हुई मेरी आर्मेचर एमएमएफ। ओके, एफ ए आर ये लिख दिया मैंने। अब ये क्या कहलाए, ये तो मेरी ई एफ 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 हुई जैसे हमने एमएमएफ मेथड किया था, ये क्या कहलाएगी, एफ आर कहेगी। वहां पे पहले वाले में एमएमएफ मेथड में ये क्या कहलाता था, एफ आर वन, बट एफ आर वन किसका कॉम्बिनेशन था, वीटी प्लस आई ए आर ए, बट यहाँ पे एफ आर कहा क्योंकि इसमें एफ आर वन में एक और चीज जुड़ गई, कौन सी, लीकेज वाली। ठीक है, तो एफ आर इज वी टी प्लस आई आर ए प्लस जे आई ए एक्सएल। इसको अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं इक्विवेलेंट सर्किट से बता सकता हूँ। देखो ये रहा इक्विवेलेंट सर्किट, सी दिस, ई एफ जे आई जे एक्स ए आई आर जे एक्स ए एल आर ए, ये तो है ही, ये मेरा आर्मेचर रिएक्शन, ये मेरा लीकेज और ये आर्मेचर रेजिस्टेंस। ई आर वन कहाँ था, ई आर वन मेरा ये था, सिर्फ इतना, वीटी, ये ई आर वन था, वीटी प्लस आई ए आर ए, बट अब मैंने उस वोल्टेज में क्या ऐड कर दिया, आर्मेचर रिएक्शन, तो ई आर विल बी वीटी प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई एक्सएल। बट अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है इनके मुकाबले, तो इसको आर ए को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो डायरेक्ट ई आर किसके बराबर हो जाएगा, वीटी प्लस जे एक्सएल। ओके, ये क्वेश्चन आ गई समझ में, आया कहां से आया, एफ एफ एमएमएफ में लिख दिया हमने, एफ एफ मेरा जो रिजल्टेंट एमएमएफ है इज इक्वल टू एफ आर, एफ आर कौन सा है, ये वाला जो जिससे इंड्यूस ईएमएफ होगी ई एफ, जो कि हमें निकालनी होती है क्योंकि यही तो होती है वोल्टेज रेगुलेशन में, ई एफ माइनस वी टी अपॉन वी टी, यही तो वोल्टेज रेगुलेशन है। ओके, तो एफ आर किसका कॉम्बिनेशन है, एफ आर। So in this method, armature resistance is generally ignored because it is very small as compared to the armature reaction and leakage. तो अब बताओ EF plus VT plus JIA XL कर दिया, इसको मैंने हटा दिया है ना, इस IARA को। ओके, अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, EF is equal to VT plus JIA XL minus EAR। ओके, इसको प्लॉट कर लेते हैं, देखो कैसे प्लॉट करेंगे, वही सेम सिंपल है। VT मैंने लिया, फिर से लैगिंग लोड होगा तो लैग करेगा फाई एंगल से, आइए लैग कर गया। ओके, अब ये लैग कर गया आई ए में, अब आई ए में प्लस आई ए आर ए होता था, तो आई ए आर ए हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो आई वीटी में क्या ऐड करना है मुझे, ये रहा वीटी, वीटी में क्या करना है, प्लस जे आई एक्सएल, तो प्लस जे कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो यही इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, देखो ये रहा जे आई ए एक्सएल। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या कहलाया, ई आर, है ना, एफ आर आया तो ये ई आर कहलाया, तो ये ब्लू कलर का ई आर बना दिया मैंने यहाँ पे, और अल्फा एंगल मान लिया आई ए से, आई ए को रेफरेंस माना है ना। ओके, वीटी तो फाई एंगल होगा, पावर फैक्टर एंगल है, अल्फा इज दी एंगल बिटवीन ई आर एंड आई ए। ओके, अब ई आर ये आया है, तो ई आर को किसने प्रोड्यूस किया है, एफ आर ने, जो कि मैंने माना है यहाँ पे, एफ आर एमएमएफ ने, वो क्या करेगा, वो लीड करेगा इससे, कुछ भी कह सकते हो कि इंड्यूस ईएमएफ लैग करता है, तो एफ आर से लैग कर रहा है ई आर, या फिर एफ आर लीड कर रहा है ई आर से, दोनों चीज सेम है, तो देखो ये 90 डिग्री यहाँ बन गया, है ना। अब फिर से मुझे क्या निकालना है, एफ एफ निकालना है, एफ एफ क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एफ आर और एफ ए आर से, तो फिर से एफ आर कहाँ है, एफ आर तो ये रहा, और एफ ए आर कहाँ है, ये होगा आई ए के में होगा। देखो अब आई ए के में आर्मेचर रिएक्शन लिया है सिर्फ, पहले एफ ए एल भी लेते थे एमएमएफ के अंदर, बट इसको मैंने ईएमएफ में डाल दिया, किस में डाला इसको, इसके अंदर या फिर इसके अंदर, एक ही बात है। ओके, ध्यान रखना। ओके, तो फिर से पैरेललोग्राम का लो लग जाएगा, आपके थ्योरम लग जाएगा, एफ आर का स्क्वायर प्लस एफ ए आर का स्क्वायर माइनस 2 एफ आर, देखो सेम इक्वेशन बनी थी, ये वहां पे एफ आर वन था बस, है ना, और ये एफ ए आर में क्या था, एफ ए आर प्लस एफ ए एल बस, है ना, तो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत भी नहीं है। तो एफ आर स्क्वायर दिस ये आ जाएगा, और एंगल फिर से इतना इन दोनों के बीच में, फिर से 90 प्लस अल्फा ही आ रहा है, तो कॉस 90 प्लस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा। अब मुझे क्या निकालना है इसके अंदर, अल्फा निकालना है, एफ ए आर निकालना है और एफ आर निकालना है। तो सबसे पहले अल्फा कैसे निकालोगे, जैसे हमने एमएमएफ मेथड में निकाला था, आई ए को रेफरेंस मानेंगे, वीटी इज इक्वल टू वीटी एंगल फाई आ जाएगा। ठीक है, कहां से आया, लोड से आया, जितना भी लोड दे रखा है, लोड अगर 0 पावर फैक्टर दे रखा है, लोड दे रखा है, तो 90 डिग्री आ जाएगा। ओके, ई आर कहां से निकलेगा, वीटी प्लस अल्फा आई ए आर ए एंगल 0 प्लस आई ए जे एक्सएल, इससे आ जाएगा। अब इससे कुछ ना कुछ ये आएगा,
रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म से, तो जो एंगल आया दैट इज माय अल्फा। अब फिर से स्टेप्स कैसे, वही सेम है ना, इसमें हम स्टेप्स क्या लेंगे, सेम यूज ही करेंगे, ओसीसी और जेडपीएफ दोनों का यूज करेंगे। तो सेम बनाना है हमें, सबसे पहले ये बनाते हैं और सेम चीज लेना है हमें। एक्चुअल जो लोड अगर हम करेक्ट नहीं कर सकते, ये लोड सपोज 3 एम्पियर था जो जिसका वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसी इक्विवेलेंट लोड का हम क्या लोड लगा देंगे, जेडपीएफ, जो कि छोटा लोड होता है, उस जेडपीएफ से हम 3 एम्पियर करंट आराम से प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले कनेक्ट ए जेडपीएफ लैगिंग लोड एट अल्टरनेटेड टर्मिनल दैट ड्रॉज अ डिजायर्ड वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट। जो जिस जिस लोड जो लोड अगर आप कनेक्ट करोगे तो उतना आर्मेचर करंट प्रोड्यूस करेगा, उस लोड के डिजायर्ड का हमें जेडपीएफ करना पड़ेगा। तो जेडपीएफ जैसे करोगे तो वीटी एंगल, ये फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो देखो ये एंगल बनाया मैंने, ये वीटी बनाया ब्लैक कलर का, और ये आई एंगल 90 डिग्री जेडपीएफ लोड के लिए। ओके, अब वीटी आ गया, मुझे क्या निकालना है, ई आर निकालना है। तो ई आर बेसिकली क्या है, ई आर इज वीटी प्लस जे आई एक्सएल। तो जे परपेंडिकुलर होता है इसके, परपेंडिकुलर, तो देखो वीटी में परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर ऊपर ही तो होगा, तो जे आई एक्सएल ऐड कर दिया, तो वीटी प्लस जे आई एक्सएल, ये जे आई एक्सएल है इतना का रिजल्टेंट क्या कहलाया, ई आर। तो ई आर इतना है पूरा, है ना, ये समझ में आया ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 1 सेकेंड, ओके। अब वही सेम वीटी इसी के एक्सटेंड करके इसी स्केल पे मुझे क्या बनाना है, इसको प्लॉट करना है, ओसीसी और आपका जेडपीएफ, ये नीचे वाला जेडपीएफ है और ये ओसीसी है। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं, ई आर से मुझे क्या निकलेगा, ई आर से एफ आर निकलेगा, तो वो निकाल लेते हैं, वो कहां से निकलेगा, ओसीसी से। तो इसको मैंने एज इट इज लेके गया, कहां पे कट किया, ओसीसी को यहां कट किया ये इसने। तो इस यानी इतना ई आर के लिए कितना एफ आर होगा, वो ये रहा नीचे वाला, सी दिस, ये एफ आर आ गया मेरे पास। ओके, एफ आर आ गया, एफ आर आने के बाद में मुझे क्या चाहिए, एफ ए आर भी चाहिए, है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 1 मिनट, ओके। अब ये जो वीटी है इसको आप लेके जाओगे नीचे, अब ये कहाँ कट करेगा, जेड पी एफ पे कट करेगा, ये देखो ये सी यहाँ पे कट किया नीचे वाला वीटी, और ये जो कहलाया ये आया एफ एफ, है ना, एफ एफ। फिर से कंफ्यूज मत हो जाना, दिस एफ एफ इज नॉट दिस एफ एफ, क्यों, क्योंकि ये एफ एफ तो हमको कहाँ निकालना है, इस पर्टिकुलर लोड पे, और ये एफ एफ किस पे निकला, जेड पावर फैक्टर लोड पे, है ना। तो इस एफ एफ से ये नहीं निकला, है ना। तो अब आपने पढ़ा था ये वाला एफ एफ कैसे, सॉरी एफ ए आर कैसे निकलेगा, एफ एफ माइनस एफ आर, दिख रहा है एफ ए आर, एफ एफ में से एफ आर को माइनस करोगे तो एफ ए आर निकल जाएगा। तो ये देखो एफ एफ तो इतना बड़ा है, और इसमें से एफ आर को माइनस करोगे तो कौन सा डिस्टेंस आया, ये वाला। पहले यही एमएमएफ के अंदर क्या दे रहा था, एफ ए आर प्लस एफ ए एल दे रहा था, बट अब हमें क्या दे रहा है, एफ ए आर दे रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींची, है ना, तो एफ ए आर भी आ गया, है ना भाई, एफ ए आर भी आ गया। तो अब इस इक्वेशन के अंदर एफ ए आर भी आ गया, एफ आर भी आ ही गया, और अल्फा एंगल भी आ गया, तो इससे एफ एफ आ जाएगा। अब इससे एफ एफ आ जाएगा तो ओसीसी से, सपोज एफ एफ जो हमने कैलकुलेट किया वो कहीं यहाँ आया, इस एफ एफ से यहाँ पे नोट डाउन किया, और इससे हमें क्या आ जाएगा, फिर से ई एफ, एक्चुअल ई एफ उस लोड के लिए, और फिर ई एफ माइनस वी टी, वी टी तो रेटेड वोल्टेज होती है ना, लोड अपॉन वी टी, ये क्या आ जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन, बस सिंपल, है ना। तो अब इसमें एक ट्राइंगल बनता है, वो कैसे बनता है वो देखो, ये यहां से आया, ये पॉइंट कट किया था किसने, वीटी ने, ये पॉइंट किसने कट किया था, ईआर ने। तो यहां से ये पॉइंट, ये एक ट्राइंगल बन सकता है, आराम से बन सकता है, आराम से एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को हम कहते हैं पोर्टियर ट्राइंगल। क्या कहते हैं, पोर्टियर ट्राइंगल। ओके, तो अब इस ट्राइंगल को हम यहां पे भी ले जा सकते हैं एज इट इज, है ना। और अब क्या है, एयर गैप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इसके अंदर, कहां से ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ये मेरी एयर गैप लाइन थी, अगर सेचुरेट नहीं करता तो ये एज इट इज जाता, तो इसके पैरेलल में ये ए डी एक लाइन बनाई है मैंने, है ना, ए डी का है, ये कट कर रहा है यहाँ पे, इस पे डी पे, है ना, और बी का कट कर रहा है इस लाइन पे। ओके, तो ये एक पोर्ट्रेट ट्रायंगल बन गया।
अब इसमें गेट के क्वेश्चन में थोड़ा पूछ सकता है कि भाई क्या क्या है ये। तो अगर वो पूछेगा पोर्ट्रेट ट्राइंगल के अंदर व्हाट इज द बेस रिप्रेजेंट, बी और सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ ए आर को। और पूछेगा व्हाट डज द परपेंडिकुलर ए बी रिप्रेजेंट इन पोर्ट्रेट ट्राइंगल, दैट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई ए एक्सएल को। देखो आई ए एक्सएल को, इतना है ना। अब देखो इसको नीचे लेते 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 यहाँ पे भी ले जा सकते हैं एज इट इज। देखो यहाँ पे ए ट्रिपल डैश, बी ट्रिपल डैश, सी ट्रिपल डैश, फिर से ये डिस्टेंस कितना होगा, एफ ए आर के बराबर होगा। ओके, और ये मेरी एयर गैप लाइन है ही अगर स्ट्रेट जाती तो, है ना। तो इस तरह से हम इस पोर्ट्रेट ट्रायंगल को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं भी। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कैसे बता सकते हो कि बी सी डिस्टेंस हमेशा एफ ए आर देगी, ए बी हमेशा आपको क्या देगी, जे आई एक्सएल को रिप्रेजेंट करेगी, है ना, लीकेज को, लीकेज ड्रॉप को। अब कोई पूछेगा आपको इसमें ये भी पूछ सकता है, भाई ए बी तो ये रिप्रेजेंट किया, what is AE called? AE is the total voltage drop due to leakage as well as armature। तो ये BE किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को। ठीक है, समझ में आया कैसे किया। तो ये स्टेप्स लिख रखी हैं यहाँ पे, देखो स्टेप 1 by 1 अब लिख रखा, ये तो लिख लिया। उस पर्टिकुलर पे ZPF लैगिंग लोड लगा देंगे, है ना। फाइंड ER कैलकुलेट करेंगे कहां से, VT प्लस JIXL से, VT प्लस JIXL से, यहां से इस इक्वेशन से, ये देख लिया हमने। ओके, अब ER कैलकुलेट हो गया यहां से, ये ER कैलकुलेट होगा, फिर क्या करेंगे, अज्यूम OCC गिव्स करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ER एंड FR, सो फाइंड FR यूजिंग OCC। तो ER यहां पे कट किया, फाइंड FR ये कैलकुलेट कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप, फाइंड FF यूजिंग इंटरसेक्शन ऑफ VT विद ZPFC। ये रहा VT को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया ZPF को, तो ये क्या मिला, FF मिला। अब the triangle ABC is called portrait triangle, ये लिख रखा है मैंने। फिर नेक्स्ट, using the base of portrait triangle we can determine FAR, ये रहा, ये BC FAR determine, है ना, which can then be subtracted from FR using vector subtraction to determine FF। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ये इक्वेशन ये रही, कौन सी, ये वाली। ओके, तो इससे हमें FAR मिल गया। अब FAR भी आ गया, FR भी आ गया, तो अब उस इक्वेशन से, कौन सी इक्वेशन से भाई, ये वाली इक्वेशन से क्या निकल जाएगा, एक्चुअल एफएफ निकल जाएगा, है ना, एक्चुअल एफएफ फील्ड एमएमएफ निकल जाएगा। सो यूजिंग द वैल्यू ऑफ एफएफ, वहां से निकल जाएगा एमएफ टू डिटरमाइन द एफएफ। यूजिंग द वैल्यू ऑफ एफएफ वी कैन डिराइव ईएमएफ फ्रॉम ओसीसी। उस एफएफ कहां प्लॉट किया, सपोज यहाँ पे आया एफएफ की वैल्यू, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ से ईएफ निकाल लेंगे, खत्म। सो यूजिंग ईएमएफ एंड वीटी वी कैन डिराइव वोल्टेज रेगुलेशन। अब इसमें कुछ पॉइंट, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ओसीसी एंड जेडपीएफसी, कौन सा वर्टिकल डिस्टेंस भाई, ए बी प्लस बी, ये क्या है ना, गिव्स द टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर्मेचर रिएक्शन एंड लीकेज। अगर टुकड़े में पूछे, ए बी क्या कहता है, पोर्ट्रेट ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, लीकेज ड्रॉप, और जो बचा हुआ है बीई वो क्या कहलाएगा, आर्मेचर ड्रॉप। ओके, अब इस मेथड, ये क्या है, सबसे एक्यूरेट है इसके अंदर, बट इसने भी क्या किया है, अभी अनसेचुरेटेड लिया मशीन को, सेचुरेशन को कंसीडर नहीं किया, जबकि एक्चुअल सेचुरेशन है। तो वो चौथा मेथड आता है, इससे भी ज्यादा एक्यूरेट होता है, वो कौन सा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड, एएसए मेथड जिसे बोलते हैं, है ना। तो उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। सो क्या करता है, इट कंसिडर्स सैचुरेशन इफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ये सैचुरेशन इफेक्ट किसी मेथड ने नहीं ली अभी, है ना। सैचुरेशन इफेक्ट एज ए सेपरेट वोल्टेज इफेक्ट, यानी सैचुरेशन को भी इसने एक वोल्टेज इफेक्ट माना है। अभी तक हम सैचुरेशन को नेग्लेक्ट ही कर रहे हैं। सो इट इज मोस्ट एक्यूरेट ऑफ ऑल द मेथड्स। अब आपको पूछे, हमने 4 मेथड पढ़े भाई, है ना, कौन कौन से पढ़े, उसमें सबसे अच्छा वोल्ट अपर लिमिट कौन देता है, ईएमएफ मेथड। तो सबसे ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन किसका आएगा, ईएमएफ मेथड का। देखो वोल्टेज रेगुलेशन के ऑर्डर में बनाए सबसे ज्यादा, और सबसे कम कौन देगा, एमएमएफ मेथड। हमने देखा ये पेसिमिस्टिक मेथड है, सॉरी ऑप्टिमिस्टिक मेथड है, आशावादी, और ये पेसिमिस्टिक मेथड है, ठीक है। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अगर हमको बनाना हो वोल्टेज रेगुलेशन, सबसे ज्यादा ये देगा, उससे कम एएसए मेथड देगा, उससे कम पोर्टियर देगा, और उससे एमएमएफ मेथड देगा, ठीक है। अब अपर लिमिट कौन दे रहा है, ईएमएफ मेथड, और लोअर लिमिट कौन दे रहा है, एमएमएफ मेथड।
तो आप यूं कह सकते हो कैलकुलेट, जैसे अगर मैं कहूं एक मशीन है उसका 15% तो एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन है, कितना है 15%, तो मैं कह सकता हूं ईएमएफ मेथड वोल्टेज रेगुलेशन दे रहा है सपोज 25% अपर लिमिट, और ये दे रहा है आपका आपका 10% कौन दे रहा है, एमएमएफ मेथड, ये एमएमएफ मेथड दे रहा है और ये ईएमएफ मेथड दे रहा है। अब कहोगे भाई सबसे ज्यादा ये, उसके बाद में कौन उससे कम कौन आपका पोर्ट्रेट ट्रायंगल देगा ईएमएफ मेथड से, एएसए मेथड देगा, तो एएसए मेथड से ये आ रही है, एएसए मेथड ने दे दिया 16%, जो कि सबसे एक्यूरेट है, पास में है ना सपोज। ओके, फिर पोर्ट्रेट ट्रायंगल आपका एएसएन दे दिया, अब पोर्ट्रेट ट्रायंगल एएसए से ज्यादा है ना, सॉरी पोर्ट्रेट ट्रायंगल एएस सॉरी इससे कम है पोर्ट्रेट ट्रायंगल, तो अगर अब मैं बात करूं, ये रहा, ये सपोज 12% दे दिया, किसने दे दिया, ZPF या पोर्ट्रेट ट्रायंगल ने, है ना। तो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेट और ये इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि भी डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ कौन सा वोल्टेज, तो सबसे एक्यूरेट कौन सा है, एएसए मेथड, देखो एकदम पास में। ओके, तो यहाँ पे आपके टोटल जो मेथड्स थे, इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेशंस, वो खत्म हो गए। डायरेक्ट मेथड भी देखा था आपने, बहुत डीप में बताया मैंने आपको और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मेरे से डाउट पूछ लेना आप। सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।